हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री में। आज हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर 2 की कोर 4 का फर्स्ट चैप्टर बर्लिन कांग्रेस। जैसा कि मैंने बताया था, इसमें भी आपको 2 कोर पेपर कोर 3 और कोर 4 पढ़ना है। एक जेनरिक पेपर और एक ईवीएस पेपर होगा। तो कोर 3 में आपको प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है और कोर 4 में आपको आधुनिक यूरोप का इतिहास पढ़ना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक यूरोप के इतिहास का फर्स्ट चैप्टर बर्लिन कांग्रेस। सेमेस्टर 1 में जहाँ तक हमने पढ़ा था 1871 इटली और जर्मनी का एकीकरण, उसके बाद से हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बर्लिन कांग्रेस। स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब करें वर्ल्ड हिस्ट्री को हिस्ट्री पढ़ने के लिए। स्टार्ट करते वीडियो को विदाउट एनी डिले। तो बर्लिन कांग्रेस को समझने से पहले हमें इसकी परिस्थिति और पृष्ठभूमि को समझना होगा कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसकी वजह से बर्लिन कांग्रेस का आयोजन किया गया। 16वीं शताब्दी तक आते आते ऑटोमन साम्राज्य अर्थात तुर्की साम्राज्य ने यूरोप के दक्षिण पूर्व में स्थित बाल्कन प्रदेश के लगभग सभी देशों पर कब्जा कर लिया था। बाल्कन प्रदेश के अंदर यूनान, मकदूनिया, बल्गारिया और रोमेलिया जैसे देश शामिल थे, जिस पर तुर्की साम्राज्य ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था क्योंकि वह काफ़ी शक्तिशाली था। तुर्की अर्थात ऑटोमन साम्राज्य के अंदर स्लाव जाति के लोग रहते थे जो ईसाई धर्म से संबंधित थे, परंतु तुर्की का जो सुल्तान हुआ करता था वो इस्लामिक था। और जैसे कि अभी भी इस्लामिक कंट्रीज़ में होता है, अल्पसंख्यक लोगों को किस प्रकार से शोषण किया जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है। तो तुर्की ने क्या किया, ऑटोमन साम्राज्य ने क्या किया, स्लाव जाति के लोगों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया और लगातार उन पर शोषण करता रहा। स्लाव प्रजाति के लोग अपनी स्वतंत्रता तो चाहते थे, परंतु उनके पास सुल्तान की आज्ञा को मानने के अलावा और उनके अत्याचारों को सहने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि शक्तिशाली तुर्की का सामना उस समय कोई भी देश नहीं कर सकता था। समय के साथ तुर्की का काफ़ी विस्तार हुआ, उसने अपने साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया, लेकिन धीरे धीरे 18वीं शताब्दी तक आते आते उसका पतन होना शुरू हो गया, क्योंकि जो वहाँ का सुल्तान था वो अपना अत्यधिक समय भोग विलास में बिताने लगा और प्रजा की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देने लगा, जिसकी वजह से तुर्की धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा। तो 18वीं शताब्दी तक आते आते तुर्की की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि उसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा, जिसके वजह से आसपास के जो क्षेत्र थे उनकी नज़रें तुर्की पर पड़ी। जो आसपास के जो देश थे, यानी कि जो शक्तिशाली देश हुआ करते थे, इंग्लैंड, रूस, इनका ध्यान तुर्की की तरफ जाता है। और रूस क्योंकि काफ़ी समय से तुर्की पर उसकी निगाहें जमी होती है, वह उस पर अधिकार करना चाहता है, लेकिन जो इंग्लैंड होता है वह किसी भी प्रकार से रूस को तुर्की पर अधिकार नहीं करने देना चाहता है। उसका एक मुख्य कारण यह होता है कि उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था, यानी कि इंग्लैंड का शासन था, और तुर्की जो था वो इंग्लैंड और भारत के मध्य स्थित था। तो मध्य स्थित होने के कारण जो इंग्लैंड था उसको डर था कि कहीं अगर रूस तुर्की पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है तो आगे भविष्य में भारत के लिए भी वह खतरा बन सकता है, यानी वो भारत की ओर भी रुख कर सकता है। और आगे चलकर कुछ ऐसा ही हुआ। यही वजह है कि हर संभव इंग्लैंड जो है वो रूस को रोकने का प्रयत्न करता है। और हमने क्रीमिया के युद्ध में भी देखा, 1854 में जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था उसमें इंग्लैंड ने फ्रांस की सहायता की थी रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि रूस विश्व में एक सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरे और सारे देश उसके अंडर आ जाए। उसके अलावा 1856 में जब पेरिस की संधि हुई पूर्वी समस्या को लेकर, तो पूर्वी समस्या को लेकर जब पेरिस की संधि होती है तो उसमें रूस पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिसमें से एक होता है कि काला सागर पर उसकी सैनिक गतिविधियां रोक दी जाती है। परंतु 1870 में जब फ्रांसीसी और प्रसा का युद्ध हुआ तो युद्ध के पश्चात जो रूस था उसने उस पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसे मानने से इनकार कर दिया, और रूस ने यह निश्चय कर लिया कि वह काला सागर पर अपना अधिकार कर रहेगा और उसे अपने आधिपत्य में करके रहेगा। अभी तक तो रूस और इंग्लैंड ये महत्वपूर्ण शक्तिशाली देशों में अनबन चल रहा था। अभी तक तो ऑस्ट्रिया का इस ओर ध्यान नहीं था, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो था वो जर्मनी और इटली की राजनीति में ही उलझा हुआ था, यानी कि उसका जो ध्यान था वो उसी ओर था, क्योंकि वह भी नहीं चाहता था कि जर्मनी और इटली जो है उससे शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरे
और इस समय इटली और जर्मनी में राष्ट्रवादी आंदोलन हो रहे थे, यानी कि इटली के एकीकरण को लेकर के, अपने देशों की स्वतंत्रता को लेकर के राष्ट्रवादी आंदोलन हो रहे थे। तो ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी जो है वो एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरे, इसीलिए वह हर प्रकार से उसे असफल बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रसा के युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया को है वो जर्मनी और इटली के राजनीति से बाहर कर दिया जाता है, यानी कि उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया जाता है। तब जब ऑस्ट्रिया जर्मनी और इटली की राजनीति से बाहर हो जाता है, तब उसका ध्यान तुर्की की ओर जाता है, क्योंकि इंग्लैंड और रूस उसके लिए जो काफ़ी अनबन उनमें चल रहा था। तो अब ऑस्ट्रिया का ध्यान भी तुर्की की ओर जाता है और वह भी चाहता है कि उसे भी तुर्की का क्षेत्र प्राप्त हो। तो अभी तक तो अनबन बस, यानी कि टकराव बस इंग्लैंड और रूस के खिलाफ था, बट अब ऑस्ट्रिया भी उसमें कूद जाता है और अब ऑस्ट्रिया और रूस में भी टकराव उत्पन्न हो जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि रूस जो है वो एक नई चाल चलता है। क्रीमिया युद्ध में हार जाने के बाद वह चाहता है किसी भी प्रकार से उसे तुर्की में जो ईसाई धर्म के लोग थे, यानी कि स्लाव जाति के लोग थे, उनका उसे समर्थन मिले। वह उन्हें भड़काने की कोशिश करता है। रूस उन्हें कहता है कि वे जो रूसवासी है वो उनके बंधु बांधव हैं, यानी कि उन्हीं के धर्म से संबंधित हैं, तो इस प्रकार से वे भाई भाई हैं, तो उन्हें अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, अपने अधिकारों की मांग करना चाहिए। अर्थात धर्म की आड़ में तुर्की के जो लोग थे स्लाव जाति के, उनको भड़काने की कोशिश करता है और वहाँ के लोग उसकी बातों में आ भी जाते हैं। और 1875 में जो बाल्कन क्षेत्र के अंदर जो बोसानिया का क्षेत्र था, यानी तो बाल्कन प्रदेश के अंदर जो बोसानिया का क्षेत्र था, उसमें भारी विद्रोह उत्पन्न हो जाता है अपने अधिकारों को लेकर, अपनी स्वतंत्रता को लेकर, क्योंकि जो तुर्की जो थे वो हमेशा अत्याचार करते थे, शोषण करते थे, तो उसी के खिलाफ आंदोलन शुरू हो जाता है, विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। और इस प्रकार रूस अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता है, क्योंकि वह तो चाहता था कि किसी भी प्रकार से विद्रोह हो। तो बोसानिया जब युद्ध की स्थिति में पहुंच जाता है, अर्थात तुर्की से लड़ने को जाता है, तो रूस उसके साथ खड़ा होता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम युद्ध करो। तो इस प्रकार से रूस जो है बोसानिया की ओर से लड़ता है और युद्ध में जीत जाता है। युद्ध जीतने के बाद तुर्की और रूस के बीच में एक सान स्टीफानो की संधि होती है, जिसमें तुर्की का काफ़ी क्षेत्र रूस के अधिकार में चला जाता है, यानी कि वह अपने अधिकार में ले लेता है और इस प्रकार से तुर्की को यूरोप का मरीज बना के छोड़ देता है। सान स्टीफानो की संधि में सर्बिया, रोमानिया जैसे राज्यों को स्वतंत्र राज्य मान लिया जाता है और साथ ही एक नए राज्य बुल्गारिया का भी निर्माण किया जाता है। तो इससे तुर्की को काफ़ी आहत होती है, लेकिन इसके साथ ही इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया को भी काफ़ी चोट, यानी कि वो तो चाहते नहीं थे कि तुर्की जो है वो रूस के अधिकार में चला जाए, परंतु अब वह जीत गया है तो ये कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो इसी बीच इंग्लैंड का जो डर था वो सही साबित होने लगता है कि भविष्य में कहीं वह भारत की ओर भी रुक ना कर दे। इसीलिए वे लोग क्या करते हैं, सान स्टीफानो संधि का विरोध करते हैं, मुख्य रूप से इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया। वे सान स्टीफानो की संधि का विरोध करते हैं और उसके खिलाफ, यानी कि उसे दबाने की कोशिश करते हैं, परंतु रूस उनकी बात एक नहीं मानता है। वे चाहते हैं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया चाहता है कि सान स्टीफानो की संधि उसको रद्द कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, परंतु रूस जो है उससे मना कर देता है। तो वो लोग क्या करते हैं, साथ में मिलकर उसको धमकी देते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया गया, सान स्टीफानो संधि को रद्द नहीं किया गया, तो हम क्या करेंगे, साथ में मिलकर युद्ध करेंगे। लेकिन रूस तो अभी अभी युद्ध से उभरा है, तो युद्ध की स्थिति में रहता नहीं है, वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, यानी थक चुका था। तो अब अंततः उसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया की बात माननी पड़ती है, अर्थात सान स्टीफानो की संधि को रद्द करने के लिए राजी होना पड़ता है। और इसी को लेकर के 13 जून 1878 ईस्वी को बर्लिन में कांग्रेस का आयोजन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य सान स्टीफानो की संधि को रद्द करना था, जिसमें जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। इससे रूस में एक उम्मीद जगती है कि उसे न्याय मिलेगा और उसने जो भी जीत करके जो प्राप्त किया है उससे छीना नहीं जाएगा, क्योंकि उसे विश्वास था कि बिस्मार्क उसके साथ न्याय करेगा। और साथ ही बिस्मार्क भी यह विश्वास दिलाता है कि खुद को ईमानदार दलाल होने का विश्वास दिलाता है और कहता है कि मैं एक ईमानदार दलाल हूँ
और मुझे इससे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे इस लूट खसोट का जो क्षेत्र है वह मुझे नहीं चाहिए। मैं बस शांति स्थापित करना चाहता हूँ। इसी को लेकर के बर्लिन कांग्रेस का आयोजन किया गया। इस प्रकार से हमने देखा कि क्या बर्लिन कांग्रेस को आयोजन करने की पृष्ठभूमि क्या थी, और आगे हम पढ़ेंगे कि कौन सा क्षेत्र किसे प्राप्त हुआ। क्या वाकई में बिस्मार्क ने एक ईमानदार दलाल होने के रोल को अदा किया, या फिर उसने भी क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं बर्लिन कांग्रेस और संधि। बर्लिन कांग्रेस, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया का चांसलर बिस्मार्क कर रहा था, उसने ईमानदार दलाल होने का कार्य किया और उसने खुद को ईमानदार दलाल बताया और कहा कि मुझे तो इस संधि से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं विश्व शांति के लिए इस पर कार्य करना चाहता हूँ। तो बर्लिन कांग्रेस और संधि। बर्लिन सम्मेलन में ऑस्ट्रिया को सबसे अधिक सफलता मिली। रूस ने जिस भूभाग को असीम धन और असंख्य रूसी सेना को बलि वेदी पर चढ़ाकर प्राप्त किया था, उससे अधिक ऑस्ट्रिया के चांसलर ने केवल कागज और स्याही खर्च कर प्राप्त किया। इस संधि की निम्नलिखित शर्तें थी। तो रूस ने अपनी जो कड़ी मेहनत और आक्रमण कर जिन क्षेत्रों को प्राप्त किया था, आगे हम देखेंगे किस प्रकार से इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया ने बड़ी ही चालाकी से उन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और आपस में उसे बांट लिया। इससे क्या हुआ कि इंग्लैंड की जो मंशा थी कि तुर्की को किसी भी प्रकार से बनाए रखे, तो वह उसमें भी सफल हो गया और साथ में उसे तुर्की के क्षेत्र भी मिल गए। अब बर्लिन कांग्रेस की निम्नलिखित शर्तें थी। पहला है, इस सम्मेलन में ऑस्ट्रिया को बोस्निया हर्जेगोविना तथा नोवी बाजार के संजाग को अधिकृत करने तथा शासन करने को मिला। इस सम्मेलन में ऑस्ट्रिया ने क्या किया कि क्षेत्रों को आपस में बांट लिया और अपने अधिकार में हर्जेगोविना, नोवी बाजार के संजाग आदि क्षेत्रों को अपने शासन अधिकार में ले लिया। इस अधिपति ने मॉन्टेनेग्रो को सर्बिया से अलग कर दिया। मॉन्टेनेग्रो जो सर्बिया का पार्ट हुआ करता था, उससे क्या कर दिया, अलग कर दिया। सर्बिया का आकार छोटा कर दिया गया। जब वह उससे अलग हो गया तो सर्बिया का आकार छोटा हो गया। दूसरा है, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो और तथा रोमानिया के क्षेत्रों को स्वतंत्र राज्य प्रदान की गई, यानी कि स्वतंत्र राज्य घोषित कर दी गई। किंतु मॉन्टेनेग्रो की सीमाएं जो सान स्टेफानो की संधि के अनुसार निश्चित हुई थी, कम कर दी गई। सान स्टेफानो की संधि में रूस ने क्या किया था, मॉन्टेनेग्रो की क्षेत्र को, उसका जो क्या बोलते हैं उसको, सीमाएं थी, उसको निश्चित किया था, उसको यहाँ पे कम कर दिया गया। सर्बिया को ऑस्ट्रिया की संरक्षता में रख दिया गया और रोमानिया से बेसेर्बिया तक लेकर बदले में उसे 2 बरूजा का 2/3 भाग प्रदान किया। यानी कि सर्बिया पर ऑस्ट्रिया ने खुद अपना आधिपत्य कर लिया और रोमानिया से बेसेर्बिया लेकर बदले में उसे 2 बरूजा का 2/3 क्षेत्र प्रदान किया गया। किसे? रूस को। तीसरा, रूस को बेसेर्बिया प्रदान किया गया, जिससे उसकी सीमाएं बढ़कर डैन्यूब नदी के मुहाने तक आ गई। एशिया में भी उसे बातूम, कार्स तथा आर्मेनिया का कुछ भाग प्राप्त हुआ। इंग्लैंड को साइप्रस द्वीप प्राप्त हुआ। तुर्की सुल्तान ने यह द्वीप उसे एक अन्य संधि के अनुसार इस अभिप्राय से दिया कि इंग्लैंड उस पर अपना सैनिक अड्डा बना ले और एशिया में तुर्की साम्राज्य की रक्षा करे। तो यह सभी कार्य तुर्की की रक्षा के लिए हो रहे थे, और ताकि रूस का जो शक्ति है वो पूरे विश्व में और अधिक ना बढ़ जाए, इसके लिए की जा रही थी। पांचवा है, सान स्टेफानो की संधि के अनुसार वृहद बुल्गारिया की स्थापना हुई थी। सान स्टेफानो में क्या हुआ था कि वृहद बुल्गारिया की स्थापना हुई थी, किंतु बर्लिन की कांग्रेस ने उसको 3 भागों में बांट दिया। तो वृहद बुल्गारिया जो काफ़ी बड़ा था, उसको 3 भागों में बांट दिया। इस विभाजन को बुल्गारिया के प्रमुख भाग, डैन्यूब नदी तथा बाल्कन पर्वतों के मध्य का भाग, जिसमें 20 लाख जनसंख्या निवास करती थी, बुल्गारिया से पृथक कर दिया गया, यानी कि बुल्गारिया से अलग कर दिया गया। दूसरा भाग बाल्कन पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित रोमेलिया नाम का था। इस प्रदेश को, जो तुर्की के अधीनस्थ थी, यूरोपीय शक्तियों ने शासन के लिए ईसाई गवर्नर बना दिया।
तीसरा भाग बुल्गारिया से पुनः मैसेडोनिया लेकर तुर्की को दे दिया गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं किस प्रकार से जो ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड थे वो मुफ्त में क्षेत्र प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि रूस ने इस पर काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद इन क्षेत्रों को प्राप्त किया था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वापस से बहुत सारे क्षेत्रों को आपस में बांट लिया और बहुत सारे क्षेत्रों को कुछ क्षेत्रों को रूस को दे दिया और कुछ क्षेत्रों को पुनः तुर्की को वापस लौटा दिया। अब है बर्लिन कांग्रेस की समीक्षा। क्या वास्तव में बर्लिन कांग्रेस में जो निर्णय लिए गए, क्या वास्तव में वह सफल रहा और विश्व में शांति स्थापित करने में कायम रहा? क्या आगे चलकर कोई युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हुई? बर्लिन कांग्रेस सफल हुआ या नहीं? इन प्रश्नों का उत्तर हम यहाँ जानते हैं। बर्लिन कांग्रेस के निर्णायकों ने पूर्वी समस्या का संतोषजनक समाधान करने तथा यूरोपीय राज्यों के बीच एक युद्ध को रोकने का दावा किया। बर्लिन कांग्रेस में जिन जिन देशों ने भाग लिया था, मुख्य रूप से जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया का चांसलर जो बिस्मार्क था, जो अध्यक्षता भी कर रहा था, इंग्लैंड से डिज़रायली ने भाग लिया था। तो वे दावा कर रहे थे कि यह बर्लिन कांग्रेस सफल रहा है और वह आगे चलकर युद्ध को रोकने में सहायक है, लेकिन उनका दावा गलत था। यह समझौता इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कांग्रेस ने बाल्कन की जनता की राष्ट्रवादी अभिलाषाओं को महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता तथा लालच पर बलिदान कर दिया था। लेकिन जो वो बोल रहे थे वो गलत था, क्योंकि समझौते से स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस से बाल्कन की जनता की राष्ट्रवादी अभिलाषा महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता तथा लालच पर बलिदान कर दिया गया। यानी कि बाल्कन क्षेत्र के जो स्लाव जाति के लोग थे वो स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन अंततः स्वतंत्रता के बदले उन्हें क्या मिला? तो उनका क्षेत्र कुछ वापस मिल गया। इसके अलावा उनके क्षेत्रों पर अन्य इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया जैसे देशों का कब्जा हो गया। तो इस प्रकार से उनके अंदर जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी, जो उन्हें स्वतंत्रता चाहिए था, उसका गला घोट दिया गया। इसके अतिरिक्त आप समझ ही सकते हैं कि आप रूस से जो क्षेत्र छीन लिए गए हैं, जिसे उसने जीत कर प्राप्त किया था, तो उस पर क्या बीती होगी और कैसे उस पर प्रतिशोध की भावना जगी होगी कि आगे चलकर वह कोई भी ज़रूर चाहेगा कि कुछ चीज़ अगर आप जीत कर लाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम रिलेट कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अर्जुन ने जब जीता था, यानी कि अर्जुन ने जब द्रौपदी के स्वयंवर से द्रौपदी को जीत लिया था और द्रौपदी को जीत कर जब वह अपने माता के पास लौटा था और उसकी माता ने जब उसे कह दिया था कि पांचों भाइयों में बांट लो, तो आप समझ सकते हैं कि वह किस प्रकार की फीलिंग होगी। तो वही फीलिंग अभी रूस के साथ आ रही थी और बुरा लगता है। तो रूस को भी बुरा लग रहा था और आगे चलकर प्रतिशोध की भावना रूस में अवश्य जगी होगी। यही सब कारण आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनता है और आगे हमें प्रथम विश्व युद्ध देखने को मिलता है। पहले से ही कहीं अधिक अब स्पष्ट हो गया था कि बाल्कन ज्वालामुखी निकट भविष्य में एक बार पुनः विस्फोट होगा। तो क्योंकि बाल्कन प्रदेश के लोगों को स्वतंत्रता चाहिए थी, बाल्कन क्षेत्र के लोग तुर्की के अपने सुल्तान के अत्याचार से परेशान थे। जो सुल्तान उन पर शोषण करता था, उनसे उन्हें छुटकारा चाहिए था। लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला कि ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड ने पुनः उसे स्थापित कर दिया, किसी तरह बनाए रखने की कोशिश की। बर्लिन कांग्रेस का आयोजन इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया की मांग पर हुआ तथा इसका मुख्य ध्येय सान स्टेफानो की संधि पर विचार करना था, क्योंकि सान स्टेफानो की संधि के थ्रू रूस ने क्या किया था कि तुर्की का बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और तुर्की को पूरी तरीके से पंगु बना दिया था, यानी कि उसे यूरोप का मरीज बना दिया था। तो विशेष रूप से ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड की मंशा तुर्की को बनाए रखने की थी, जिस पे वे सफल भी हुए। उसका मुख्य उद्देश्य बाल्कन क्षेत्र में रूस के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना, पूर्वी समस्या का संतोषजनक समाधान करना तथा बाल्कन क्षेत्र में रूस, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन के हितों में संतुलन स्थापित करना था। कांग्रेस के निर्णयों ने सान स्टेफानो की संधि को रद्द कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप रूस के बहुत सारे लाभ समाप्त हो गए और उसका प्रभाव सीमित कर दिया गया। वृहत बुल्गारिया के विघटन से ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन काफ़ी संतुष्ट नजर आए। इसके अतिरिक्त यूरोप में तुर्की साम्राज्य को नवजीवन प्राप्त हो गया। इन सारी सफलताओं पर खुश होकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डिज़रायली ने दावा किया, बर्लिन से मैं सम्मान सहित शांति लाया हूँ।
तो क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया जो था वो अपने मंशा में कामयाब हो चुके थे, उन्हें लग रहा था कि अब शांति स्थापित हो जाएगी और युद्ध जैसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। इसीलिए प्रधानमंत्री डिज़रायली ने कहा कि मैं बर्लिन से सम्मानपूर्वक शांति लेकर आया हूँ। लेकिन उनका यह दावा गलत था। यह सत्य है कि डिज़रायली के प्रयासों से बॉस्फोरस की ओर रूस का प्रभाव रुक गया। बॉस्फोरस जो जल मध्य था, काला सागर के निकट, जिस पर रूस का जो पहले ही मैंने बताया कि रूस की सैनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसे उसने खुद ही हटा दिया था। तो वहाँ पे उसका प्रभाव रुक गया, किंतु वह अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया में रूसी प्रसार के विरुद्ध कोई अवरोध नहीं खड़ा कर सका। इसके अलावा बाल्कन क्षेत्र के ईसाइयों पर तुर्की शासन के घोर अत्याचार को डिज़रायली चालू रखने में अप्रत्यक्ष रूप से सहायक हुआ कि किस प्रकार से जो तुर्की के जो सुल्तान था, तुर्की के जो लोग थे, वो किस प्रकार से ईसाइयों पर अत्याचार करते थे। इस पर डिज़रायली ने भी उसका अप्रत्यक्ष रूप से सहायता दिया। बर्लिन कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी कि बोस्निया और हर्जेगोविना के सर्व प्रांतों को ऑस्ट्रिया के मतहत कर दिया गया, यानी कि हर्जेगोविना और बोस्निया के क्षेत्रों को ऑस्ट्रिया के अधिकार में कर दिया गया, जबकि उन्हें सर्बिया के साथ मिलाया जाना चाहिए था, क्योंकि वो दोनों सर्बिया के पार्ट थे और दोनों को अलग करके सर्बिया को छोटा कर दिया गया, क्योंकि वहाँ के निवासी सर्व थे। इसके चलते इन क्षेत्रों में राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुआ, जो प्रथम विश्व युद्ध में परिणत हो गया। तो जैसे कि मैंने बताया कि पहले से ही उनमें राष्ट्रवादी भावना जगी हुई थी। रूस ने उसमें आग में घी डालने का कार्य किया था। उसने भी किस प्रकार से सलाव जाति के लोगों को भड़काया था। तो अब जो राष्ट्रवादी आंदोलन थे वे पुनः प्रारंभ हो गए, जो आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध का कारण बने। डिज़रायली तुर्की को विघटन से नहीं बचा सका। वास्तव में ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन अपने साम्राज्यवादी हितों की रक्षा में सफल हुए। इन दोनों देशों ने लड़ाई भी नहीं लड़ी थी, फिर भी बर्लिन कांग्रेस में इन्हें प्रादेशिक लाभ हुआ। इसलिए डिज़रायली ने तुर्की साम्राज्य को विघटित होने से नहीं बचाया, बल्कि विघटनकारी शक्तियों से मिलकर विघटन से लाभान्वित हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड ने तुर्की साम्राज्य को नहीं बचाया, विघटन होने से नहीं बचाया, बल्कि उससे सिर्फ फायदा भी हो गया। और पूर्ण विघटन से तुर्की साम्राज्य को इसलिए बचाया कि इससे उनके भारतीय साम्राज्य को परेशानी हो सकती थी। लेकिन इस मंसूबे में वह सफल नहीं हो सका, क्योंकि अब रूसी भालू अफगानिस्तान होकर भारत पर हमला करने की तैयारी करने लगे। रूस ने जब देखा कि तुर्की की तरफ बात नहीं बन रही है, तो जिसका इंग्लैंड को डर था, रूस ने क्या किया, भारत की ओर रुख करने की कोशिश कर दी। राष्ट्रीयता के सिद्धांत को शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर बलि चढ़ा दिया गया। फलतः बर्लिन संधि का असफल होना अवश्य भावी था। प्रत्येक बाल्कन राज्य बर्लिन के निर्णयों से असंतुष्ट था। बुल्गारिया बर्लिन की संधि से बहुत अधिक असंतुष्ट था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बृहद बुल्गारिया को 3 भागों में बांट दिया गया था, क्योंकि रूमेलिया को बुल्गारिया से अलग कर दिया गया था। परंतु रूमेलिया के लोग भी बल्गर थे। वहाँ दोनों ही सेम प्रजाति के लोग थे, लेकिन दोनों रूमेलिया और बुल्गारिया को अलग कर दिया गया था। 1885 में बुल्गारिया ने रूमेलिया को अपने साथ मिलाकर बर्लिन की संधि को भारी चुनौती दे दी। आगे चलकर 1885 में बुल्गारिया और रूमेलिया वापस से एक हो जाते हैं, जिससे बर्लिन की संधि को भारी चुनौती दे दी, जिसके कारण यूरोप में एक गंभीर संकट उपस्थित हुआ। इसी तरह मैसेडोनिया को पुनः तुर्की को देना गलत साबित हुआ, क्योंकि वहां पर विद्रोह का एक सतत सिलसिला जारी हो गया। रोमालिया को भी बड़े राष्ट्रों के विश्वासघात का सामना करना पड़ा। उससे बेसेर्बिया का प्रदेश छीनकर रूस को दे दिया गया। उसके बदले में दोबूजा का अनुपजाऊ क्षेत्र उसे मिला। तो रोमालिया का जो बड़े राष्ट्रों ने रोमालिया के साथ विश्वासघात किया। जब रोमालिया और बुल्गारिया जब एक हो गए वापस से, तो उन्हें संतावना दी कि हम आपके साथ हैं, परंतु समय पर वे सभी का साथ छोड़ देते हैं और रोमालिया और बेसेर्बिया है वह वापस से रूस को दे दिया जाता है। उसके बदले में बुल्गारिया को दोब्रुजा का अनुपजाऊ क्षेत्र मिलता है। स्वाभाविक था कि रोमालिया उससे असंतुष्ट था। दक्षिण स्लाव राज्यों को बर्लिन संधि से घोर निराशा हुई। सर्बिया को बुल्गारिया का कुछ भाग अवश्य प्राप्त हुआ, किंतु संधि की अन्य शर्तें निश्चित ही सर्वराष्ट्रीयता पर वर्ज्यपात थी।
नोबी बाजार के संजाक में ऑस्ट्रिया को सेना रखने का अधिकार मिल गया। इसके फलस्वरूप सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो अलग अलग पड़ गए। सभी सर्वजाति के लोगों के एकीकरण की आशा पर पानी फिर गया। बोस्निया और हर्जेगोविना पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हो जाने से सर्व मनोकामना पूरी तरह खंडित हो गई। इसके कारण बाल्कन क्षेत्र में नई समस्या का सूत्रपात हुआ। जो बाल्कन प्रदेश के लोग जो लगातार कोशिश कर रहे थे कि स्लाव जाति के लोगों को एकजुट किया जाए, स्लाव जाति के लोग एक साथ रहे, तो उस पर पूरे तरीके से पानी फिर गया, क्योंकि सर्बिया का जो क्षेत्र था, सर्बिया को बुल्गारिया का कुछ क्षेत्र दे दिया गया था। बर्लिन संधि से यूनानी राष्ट्रीय हित को भी धक्का लगा। थेस्ली, एपिरस और क्रीट के निवासी यूनानी थे, परंतु उन्हें यूनान से नहीं मिलाया गया, जिसके कारण कुछ वर्षों में वृहत यूनान आंदोलन चला। तो आगे चलकर यूनान में भी आंदोलन होने लगे, क्योंकि थेस्ली, एपिरस और क्रीट जो थे वो यूनान के निवासी थे, परंतु उन्हें यूनान में नहीं मिलाया गया, जिसका उद्देश्य बिखरे हुए यूनानियों को पुनः एक राज्य में संगठित करना था। तो हम यहाँ देख रहे हैं किस प्रकार से जो सभी सेम प्रजाति या सेम जाति के जो निवासी थे, उन्हें एक साथ ना करके सभी को अलग अलग कर दिया गया था। इस प्रकार से बर्लिन संधि समस्याओं के समाधान करने में सक्षम नहीं रहा, बल्कि उसने कई नई समस्याओं को जन्म दिया, जो बाद में न केवल यूरोप को बल्कि सारे विश्व को उद्वेलित किए रही। वास्तव में बर्लिन कांग्रेस में भाग लेने वाले देश अपने साम्राज्यवादी हितों के लिए अंधे हो चुके थे, और वे किसी भी हालत में रूस पर बंधन बनाकर अपने हितों का तुर्की के साम्राज्य को विघटन से बचाने के नाम पर विस्तार करना चाहते थे। यदि इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया सचमुच में तुर्की को विघटन से बचाना चाहते थे, तो उन्हें बर्लिन कांग्रेस की लूट से कुछ लेना नहीं चाहिए था। बहुत सही बात है कि वास्तव में जो बर्लिन की कांग्रेस थी, उस पर जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया थे, वो सिर्फ अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे और तुर्की को बस किसी तरह बनाना चाहते थे, ताकि रूस की शक्ति को कम किया जा सके। क्योंकि अगर वो वास्तव में शांति चाहते या फिर वास्तव में सिर्फ तुर्की का हित चाहते, तो वे उसके लूट खसोट से जो भी उसने जीत कर प्राप्त किया था, उस पर वे अपना आधिपत्य स्थापित नहीं करते। यदि इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया सचमुच में तुर्की को विघटन से बचाना चाहते थे, तो उन्हें बर्लिन कांग्रेस की लूट से कुछ भी नहीं लेना चाहिए था। इसके साथ ही बिस्मार्क का दावा था कि वह ईमानदार दलाल के रूप में कार्य करेगा, यह भी साबित नहीं हुआ, क्योंकि वह उसने ईमानदारी तो कही थी, परंतु उसने भी बहुत सारे क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया। वह ऑस्ट्रिया के हित का बहुत ख्याल रखता था और उसे बहुत प्रादेशिक लाभ भी पहुंचाया। बल्कि कांग्रेस में रूस बिस्मार्क से बहुत आशा करता था, लेकिन इसके विपरीत बिस्मार्क रूसी हित के खिलाफ गया। जब रूस को यह बात पता चली थी कि इसकी अध्यक्षता स्वयं बिस्मार्क करेगा, तो उसे काफ़ी आशा थी कि बिस्मार्क गलत नहीं होने देगा या फिर वह न्याय का साथ देगा। परंतु जब उसने देखा कि बिस्मार्क स्वयं ऑस्ट्रिया के हित में कार्य कर रहा है और उसने कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया है, तो इससे काफ़ी वह असंतुष्ट हुआ। जिसके बाद के वर्षों में रूस ने जर्मनी का साथ छोड़ दिया तथा प्रथम विश्व युद्ध में दोनों एक दूसरे के विरुद्ध लड़े। और यही कारण रहा कि जब आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो दोनों विश्व युद्ध में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। तो इस प्रकार से हमारा बर्लिन कांग्रेस खत्म होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपको नोट्स टेलीग्राम में मिल जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।